सुन रहे हैं यादों के झरोखे। पवन गुप्ता की आवाज में कुछ कहानियां जो वक्त की धूल में दब गई थीं, लेकिन दिल ने उन्हें कभी भुलाया नहीं। ये किस्से हैं बीते लम्हों के, कुछ सच्चे, कुछ अधूरे और कुछ जो अब भी खिड़की के उस पार खड़े हैं, इंतजार में कि कोई उन्हें फिर से जिए, फिर से सुने। तो चलिए खोलते हैं यादों का ये झरोखा और देखते हैं आज किस लम्हे की दस्तक है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक कहानी, एक भिखारी की, या शायद एक पागल की, या यूं कह लीजिए एक ऐसा मंजर जो इतिहास के पन्नों में दफन तो था, मगर उसकी परछाई आज भी कुछ आंखों में कांपती है। एक ऐसा सच जो दिखता तो सबको था, पर समझ किसी को नहीं आता था। आज की यह कहानी डर की नहीं, डर की चुप्पी की है। तो आइए खोलते हैं यादों का ये झरोखा और झांकते हैं उस साए में जो हमारे बहुत करीब होकर भी कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके दरवाजे तो बंद होते हैं, मगर उनके अंदर की कहानियां अब भी खुली रहती है, और वो कहानियां रात को बाहर निकलती है। भिखारी बाबा पार्ट 1। लेखक पवन कुमार गुप्ता। मैंने कल ही अपना रूम दूसरी जगह शिफ्ट किया था। वजह यह थी कि पहले वाला रूम मेरे ऑफिस से करीब 10 किलोमीटर दूर था, जबकि ये नया रूम महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है। किराया भी कम और सोसाइटी भी ठीक ठाक सी लगी। सामान में था ही क्या, अकेला रहता हूं, ये समीर तो बस कपड़ों का एक बैग और थोड़ा बहुत जरूरी सामान। मेरा नया कमरा तीसरी मंजिल पर था और वहीं आखिरी मंजिल भी। तीसरी मंजिल पर चढ़ते हुए सीढ़ियां धीरे धीरे तंग और गूंगी होती जाती थीं, जैसे वहां पहुंचते ही आवाजें दम तोड़ देती थीं। मेरे कमरे का दरवाजा पुराना लकड़ी का था, जिसे ताजा रंग करके नया दिखाया गया था, पर नजदीक से देखने पर लकड़ी में पुराने खरोंच और जले हुए निशान अब भी साफ थे, जैसे किसी ने किसी को वहां से निकालने की कोशिश की हो। चाबी घुमाकर जैसे ही दरवाजा खोला, एक हल्की सी बासी हवा का झोंका अंदर से बाहर निकला, जैसे कमरे ने लंबी सांस भर रखी हो। कमरे का फर्श सफेद मार्बल का था, पर नंगे पांव चलते ही उसमें अजीब सी ठंडक महसूस होती थी, जैसे ठंड केवल पैरों में नहीं, सीधे रीढ़ की हड्डी में उतरती जा रही हो। कमरे की दीवारों पर हल्का नीला रंग था, पर उस पर जगह जगह नमी के धब्बे थे। कुछ धब्बे ऐसे थे जो देखने में आकृति बनाते थे। एक कोने में एक धुंधली सी आंख जैसी आकृति दिखती थी, तो दूसरे कोने में जैसे कोई छोटा बच्चा हाथ फैलाए खड़ा हो। कमरे में एक अलमारी थी लोहे की, उसका ताला टूटा हुआ था और अंदर सिस्ट एक पुराना सड़ा हुआ तकिया और एक रेशमी फटी साड़ी मिली थी, जिस पर एक पत्ती जैसी आकृति का धागा चिपका था। सामने की दीवार पर एक खिड़की थी जो दूसरी इमारत की दीवार की तरफ खुलती थी। दिन में भी वहां से रोशनी ठीक से नहीं आती थी। खिड़की का एक कोना हमेशा थोड़ा खुला रहता था, जैसे कोई उसे पूरी तरह बंद नहीं होने देना चाहता हो। और रात में वहां से कभी कभी हवा नहीं, बल्कि जैसे कोई धीमी सांस की आवाज आती थी। कमरे की छत में पंखा लगा था, जो ऑन करने पर एक धीमी कराह जैसी आवाज करता, जैसे हर चक्कर के साथ वो कुछ कह रहा हो। बेड के ठीक नीचे लकड़ी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे वहां कुछ छुपाया गया हो, या शायद वहां से कुछ निकला हो। और बाथरूम, वो इस पूरे कमरे का सबसे डरावना हिस्सा था। छोटा सा बाथरूम जिसकी टाइल्स पर जमी काली हटती नहीं थी। बाथरूम की टोटी से पानी की बूंदें टपकती ही थीं, लेकिन वो आवाज कभी कभी रात को अचानक रुक जाती थी और 2 मिनट बाद फिर बहुत तेज होने लगती थी, जैसे कोई अंदर नहा रहा हो। आईना धुंधला था और उसमें अक्सर थोड़ा सा देरी से दिखता था, जैसे आप हिले तो उसमें झलक उसके 2 सेकंड बाद हिले। मैंने सोचा क्या करना है, रहते रहते सब ठीक कर लूंगा।
अगली सुबह, उस घर की मेरी पहली सुबह, मैं उठा और जल्दी जल्दी अपना काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त गली के मोड़ पर मैंने एक अजीब सा आदमी देखा। समझ नहीं पाया वो भिखारी था या पागल, लेकिन उसकी निगाहें जैसे मेरी आत्मा को चीरती हुई मुझे घूर रही थी। शाम को जब ऑफिस से लौटा तो वो फिर वहीं दिखा, सड़क के किनारे खड़ा, मुझे देखकर एक भयानक डरावनी हंसी हंस रहा था। उसके कपड़े काले, फटे हुए, जगह जगह रंग बिरंगे पैबंद लगे हुए। सर्दियों में भी उसने हाफ पैंट पहन रखी थी। उसके दांत काले और सफेद के बीच की गंदगी में लिपटे हुए, लगता था महीनों से नहाया नहीं था। उसके बाल घुंघराले और आपस में चिपके हुए, जैसे किसी भूतिया फिल्म का किरदार हो। लेकिन फिर भी मैंने उसे भीख मांगते कभी नहीं देखा। उस आदमी की वो शक्ल और वो अदृश्य पर कुटिल मुस्कान मेरे दिमाग में मानो चिपक सी गई हो। रात को सारा काम निपटाकर जब बिस्तर पर लेटने के लिए आया तो वही चेहरा और वही विचार फिर जहन में उभर आए। शायद पागल हो, मगर तभी से मैं बिस्तर पर लेटते ही उसी की शक्ल आंखों में घूमने लगती। अगली सुबह जब ऑफिस के लिए निकला तो फिर वही गली के बाहर वो खड़ा मिला। इस बार उसने गर्दन हल्के से टेढ़ी की और मुस्कुराया, मगर वो मुस्कान जैसे कोई दिमागी खेल चल रहा हो उसके अंदर। तभी मैं समझ गया ये भिखारी नहीं, पागल है, और पागलों का क्या भरोसा, कभी भी कुछ कर सकते हैं। उस दिन से हर बार जब भी मैं घर से निकलता या वापस आता, मैं सतर्क रहता। नजरें उसकी तरफ रहती कि कहीं वो कुछ गलत न कर दे। ऐसे ही 5 दिन बीत गए। फिर एक दिन मैं निकला तो हैरानी हुई, वो वहां नहीं था। देखा चारों ओर, लेकिन नजर नहीं आया। खैर, ऑफिस के लिए देर हो रही थी, सो चला गया। शाम को जब लौटा तो वो वहीं कोने में सड़क किनारे पड़ा था, दर्द में तड़पता हुआ। सिर से खून बहा था। पता चला कि किसी कार वाले ने उसे टक्कर मार दी थी। मोहल्ले के लोगों ने पट्टी करवा दी थी। ना जाने क्यों उस पागल के लिए मेरे मन में सहानुभूति जग गई। उस दर्द को देख मैं भी बेचैन हो उठा। मैंने सोचा चलो उसे आराम करने दो, कल सुबह जाऊंगा और बात करूंगा। रात भर वो चेहरा आंखों के सामने घूमता रहा। मन में कई सवाल, ये कौन है? अगर पागल है तो पागल खाने में क्यों नहीं? इस हाल में कैसे जीता है? क्या ईश्वर इंसान को इतनी पीड़ा दे सकता है? इन्हीं सवालों में डूबते हुए कब नींद आ गई, पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ। आज मैंने एक्स्ट्रा खाना पैक किया था उसी के लिए। गली के बाहर पहुंचा तो देखा वो वहीं पड़ा था। मैं डरते डरते उसके पास गया, उसे धीरे से जगाया, पर वो नॉर्मल तरीके से उठ गया। मैंने उसे खाने का पैकेट दिया। उसने तुरंत खोलकर रोटी सब्जी खा ली, फिर पानी पिया। खाने के बाद उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द झलक आया। वो रो पड़ा और फिर उसने मेरे पांव छूकर प्रणाम किया। उसका गला रुंधा हुआ था। मैं खुद भी उस क्षण भावुक हो गया। मैंने पूछा, बाबा ये चोट कैसे लगी? उसने बताया, सड़क पार कर रहा था, कार ने टक्कर मार दी, सिर पत्थर से टकरा गया। मैंने फिर पूछा, बाबा आप यहाँ ऐसे क्यों रहते हैं? आप कौन हैं? क्या आप भिखारी हैं? वो थोड़ा हंसा, लेकिन आंखें अब भी भीगी थीं। मैं ना भिखारी हूं ना पागल। वो घर जिसमें तुम रहते हो कभी मेरा था। अब जो कहानी उसने सुनाई उसने मेरी रूह हिला दी। बाबा बोले, हमारा छोटा सा परिवार था। मैं, मेरी पत्नी सुलोचना और मेरी बेटी नैना। मेरा एक दोस्त था रमेश, वो हमारे घर का सदस्य जैसा ही था। मेरा टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस था, नैना टूर एंड ट्रैवल। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन मुझे 7 दिन के टूर पर जाना पड़ा। पत्नी और बेटी को घर पर छोड़कर चला गया। सुबह 5 बजे निकलना था। नैना सो रही थी, मैंने उसे नहीं उठाया। मेरी बच्ची उससे बहुत प्यार करता था, पर उस दिन उसे देखे बिना ही चला गया। टूर के 7 दिन जैसे तैसे निकाले, पर मन बेचैन रहता। हर समय उसकी मुस्कान,
उसका चेहरा आंखों के सामने रहता। जब 7 दिन बाद घर लौटा तो कहते हुए बाबा रोने लगे। मैंने चुप कराने की कोशिश करने लगा। बाबा आप चुप हो जाइए, आगे क्या हुआ बताइए। तो बाबा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, जब 7 दिन बाद घर लौटा तो मेरी दुनिया बदल चुकी थी। जिस घर में तू रह रहा है वो घर मेरी पत्नी के नाम पर था। वो घर बिक चुका था और मेरी मासूम बेटी मेरी नैना उसी घर की तीसरी मंजिल में मरी हुई पाई गई थी। सुलोचना ने उसे जहर दे दिया था, रूम में बंद करके छोड़ दिया और रमेश के साथ घर बेचकर कहीं भाग गई। कोई कॉल, कोई खबर नहीं। जब मैं लौटा तब 3 दिन बाद पता चला मेरी बेटी उस रूम में मरी पड़ी थी। बाबा वहीं फक फक कर रो पड़े। मैं स्तब्ध था, कांप रहा था। उस दर्द को सुनकर रूह कांप उठी। फिर बाबा ने कहा, बेटा तुमने पूछा था मैं यहाँ क्यों पड़ा रहता हूँ? क्योंकि मेरी बेटी नैना इसी घर में रहती थी। मैं उसे आज भी इसी घर में देखता हूँ। वो मुझसे दूर नहीं है। मैं उसे फिर खोना नहीं चाहता। मैंने कांपते हुए पूछा, बाबा नैना तो मर चुकी है ना, फिर आप किसे देखते हैं? बाबा हंसे, बेटा नैना उसी रूम में है जिसमें तू रहता है। ये सुनकर मैं पत्थर हो गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें रुक सी गईं। बाबा फिर हंसे और बोले, तू डर गया ना बेटा? मैंने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं बाबा मैं नहीं डरता। कल रात मत सोना, वो आएगी। उसने फिर बोला। मैंने उसकी ये बात सुन के वहां से उठते हुए बोला और आगे बढ़ गया। मैं ऑफिस लेट हो रहा हूं, चलता हूं। मैं वहां से निकल गया, लेकिन दिल में जो डर बैठ चुका था वो कम नहीं हुआ। मेरे ऑफिस जाते हुए पीछे से आवाज लगाता हुआ वो बाबा बोले जा रहा था, वो हंसा जा रहा था। मत सोना, वो आएगी। वो तेरे सपने नहीं, तेरे सच में उतरेगी। ऑफिस में डांट भी पड़ी, लेकिन उस भिखारी बाबा की बातें जैसे किसी पुरानी ट्यूबलाइट की टिमटिमाहट की तरह बार बार मन में जल बुझ रही थी। कल रात मत सोना, वो आएगी। ये शब्द अब सामान्य नहीं लग रहे थे, जैसे किसी ने उन्हें मेरे दिमाग की दीवार पर खुरचकर लिख दिया हो खून से। शाम को छुट्टी हुई, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए हों। बाकी लोग मेट्रो पकड़ने भाग रहे थे और मैं वहीं खड़ा था एक अजीब सन्नाटे में। चारों ओर शोर था, लेकिन मेरे भीतर एक गहरा सन्नाटा। मैंने खुद को समझाया, पढ़ा लिखा इंसान हूं, इन बातों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन दिल, वो दिल जैसे किसी और भाषा में बात कर रहा था, डर की भाषा में। बार बार लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो, मेरी गर्दन की नसों को घूर रहा हो। वो आएगी। ये शब्द अब गूंज नहीं, धमाके की तरह लग रहे थे। घर का रास्ता आज कुछ अलग था, वही मोड़, वही सड़क, पर हर कोना जैसे कुछ छुपा रहा था। पीछे से आती पैरों की आहट, या शायद मेरी अपनी ही। सड़क किनारे पीपल के पेड़ की शाखाएं हवा में ऐसे हिल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। और हवा ठंडी नहीं, सर्द थी, डर की तरह सर्द। मैंने मोबाइल निकाला, म्यूजिक ऑन किया, पर भिखारी बाबा की आवाज हर गाने पर भारी पड़ रही थी। मत सोना, वो आएगी, वो तेरे सपने नहीं, तेरे सच में उतरेगी। गली के बाहर देखा, बाबा दूसरी जगह सो रहे थे। मैंने दौड़कर अपने कमरे की ओर रुख किया। गला सूख गया था, पर घर पहुंचना जरूरी था। हिम्मत करके चल पड़ा। घर के दरवाजे तक पहुंचा तो लगा जैसे दीवारें भी मुझे घूर रही हों। चाबी घुमाई और दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से बाहर निकली, जैसे कोई सांस छोड़ रहा हो अंदर से। कमरे में घुसा घर के अंदर सब सामान्य था, न कोई अजीब आवाज, न कोई छाया। फिर भी मन बेचैन था, कहीं कोई नजर ना आ जाए, कोई आहट ना सुनाई दे जाए। डर ऐसा था कि मैंने रात का खाना भी बाहर से मंगवा लिया, खाया और बिस्तर पर चला गया।
लेकिन नींद, उससे तो जैसे कोई रिश्ता ही नहीं बचा था। अब उस रूम में उस रात मेरे साथ कोई और भी था नैना, जिसे सबने मरा समझा। वो अब भी उसी कमरे में सांसें ले रही है, लेकिन सांसों की आवाज सिर्फ वही सुन सकता है जो अकेला हो। रात के तीसरे पहर जब नींद सबसे गहरी होती है, उसी वक्त वो दरवाजा अपने आप खुलता है। पर ध्यान रखना, कभी पलटकर मत देखना, कहीं वो तुम्हें देख ना रही हो। टू बी कंटिन्यूड। अगला भाग। वो कौन थी?